नमस्कार। जब हम भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? शायद कुछ 100 या कुछ हजार साल। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है। इसकी जड़ें तो लाखों साल पहले तक फैली हुई हैं। तो चलिए आज समय के इस महासागर में एक डुबकी लगाते हैं और भारत के अतीत के रहस्यों को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कितना पुराना है भारत का इतिहास? क्या इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, जैसा कि हम सबने पढ़ा है, या फिर कहानी उससे भी कहीं पुरानी है? और इसका जवाब सच में हैरान कर सकता है। 5 लाख साल। जी हां, सही सुना आपने। 5 लाख साल। नर्मदा घाटी में जो नर्मदा मानव का जीवाश्म मिला है वो इतना ही पुराना है। ये खोज हमें बताती है कि जमीन पर इंसानी कहानी कितनी कितनी ज्यादा गहरी और पुरानी है। तो चलिए अपनी इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। चलते हैं उस गहरे अतीत में जब इस उपमहाद्वीप पर पहले इंसानों ने अपने कदम रखे थे। अच्छा, अब इतिहास को समझने के लिए ना इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो जमाना जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था। फिर आया आद्य ऐतिहासिक काल, जहां लिखावट तो मिली पर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जिसके हमारे पास लिखे हुए और जमीन से निकले दोनों तरह के सबूत मौजूद हैं। और जानते हैं, इन शुरुआती इंसानों ने अपने पीछे कई निशान भी छोड़े हैं। जरा सोच कर देखिए, पाकिस्तान के रेवाट में 2 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। 2 लाख साल। और अपने ही देश में मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में वहां तो 1 लाख साल पुरानी पेंटिंग्स आज भी दीवारों पर मौजूद हैं। ये पेंटिंग्स उस जमाने की जिंदगी की एक खिड़की की तरह हैं। तो हजारों साल तक घूमने फिरने और शिकार करने के बाद अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये वो दौर है जब इंसान ने एक जगह बसना सीखा, गांव बने और फिर पहले शहर बसे। इसे हम कहते हैं कांस्य युग, और ये सच में एक क्रांतिकारी दौर था। ऐसा क्या हुआ? इंसान ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया। अब ये सिर्फ एक नई धातु नहीं थी, ये एक ऐसी खोज थी जिसने खेती करने का तरीका, हथियार और शहरों के बसने का, समझिए, पूरा का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इसी कांस्य युग की सबसे बड़ी देन थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों की बनावट देखिए, पक्की ईंटों के घर, एकदम सीधी सपाट सड़कें और एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। कमाल की इंजीनियरिंग थी जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। अब यहां से इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। देखिए, एक तरफ तो थी हड़प्पा सभ्यता, एक शहरी चमत्कार जिसके सारे सबूत हमें जमीन की खुदाई से मिले। और फिर इसके बाद आती है वैदिक सभ्यता, जो ज्यादातर ग्रामीण थी, कबीलों में रहती थी, और इसकी कहानी हमें मिलती है वेदों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उस युग में चलते हैं जहां नए नए विचार और फिलॉसफी पैदा हो रहे थे। छोटे छोटे राज्य अब बड़े साम्राज्यों का रूप ले रहे थे और पहली बार एक पैन इंडियन यानी अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। इस दौर में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, मतलब 16 बड़े बड़े राज्य, और इनमें सत्ता के लिए, ताकत के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता था। और हाँ, इसी दौरान 320 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर ने भी भारत पर हमला किया था। और फिर एंट्री होती है मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की नींव रखी वो भारत का पहला देशव्यापी साम्राज्य बना, और सम्राट अशोक के समय में तो ये अपने चरम पर पहुंच गया। सोचिए, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक इतना विशाल साम्राज्य। अच्छा, मौर्य साम्राज्य के बाद सत्ता का केंद्र लगातार बदलता रहा, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है। 185 ईसा पूर्व के पास शुंग वंश आया, फिर 78 ईस्वी में कुषाणों का असर बढ़ा, और फिर 320 ईस्वी से शुरू हुआ गुप्त साम्राज्य का दौर। और गुप्त काल, उसे तो भारत का क्लासिकल एज या स्वर्ण युग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान और साहित्य में इतना जबरदस्त विकास हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो अब हम भारत के इतिहास के एक नए चैप्टर में दाखिल हो रहे हैं, मध्यकाल। ये एक ऐसा वक्त था जब नई नई संस्कृतियां भारत आईं, टकराव भी हुए, लेकिन फिर एक ऐसा अद्भुत संगम भी हुआ जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी दौर में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक दिल्ली पर एक नहीं
2 नहीं बल्कि 5 अलग-अलग राजवंशों ने एक के बाद एक राज किया। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी वंश। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि भारत की कहानी कभी भी सिर्फ एक नहीं रही। मतलब जिस वक्त उत्तर भारत में सल्तनत और फिर मुगलों का दबदबा बढ़ रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण में एक बहुत ही शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य फल फूल रहा था। और वो था विजयनगर साम्राज्य, जिसे हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने स्थापित किया था। और फिर आता है मुगल वंश। बाबर से शुरू हुआ ये साम्राज्य अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, शाहजहां के आर्किटेक्चर के प्रति प्यार और औरंगजेब के विस्तारवाद के साथ अपने शिखर पर पहुंचा। इन बादशाहों ने करीब-करीब 300 साल तक राज किया और भारत की कला, संस्कृति और वास्तुकला पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे बड़े बदलाव वाले दौर में चलते हैं। ये वो दौर है जब यूरोपीय ताकतें भारत आईं और यहीं से आधुनिक भारत के जन्म की कहानी शुरू हुई। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि जैसे जैसे मुगल कमजोर हुए, भारत में नई ताकतें कैसे उभरकर सामने आईं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, ये सब कंपनियां व्यापार करने तो आई थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर बन गई। फिर साल आया 1857। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस विद्रोह का नतीजा ये हुआ कि कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का कंट्रोल हो गया। लेकिन आज़ादी की ये लड़ाई किसी एक रास्ते पर नहीं चली, इसके कई रास्ते थे। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसा का आंदोलन था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान था। और तो और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने सेना बनाकर लड़ने का रास्ता भी चुना। रास्ते अलग थे, पर मंजिल सबकी एक ही थी, भारत की आज़ादी। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। हमें आज़ादी मिली, लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी जुड़ी थी, देश का बंटवारा, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारतीय इतिहास खुद को तलाशने की एक सतत प्रक्रिया है, और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। भारत का इतिहास बदलते वक्त के साथ ढलने, बदलने और लगातार खुद को खोजते रहने की एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। तो ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम अपने इतिहास को ही नहीं जानेंगे, तो हम खुद को कैसे पहचानेंगे?